स्टूडेंट कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बिना टाइम गंवाए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी उनका लाभ उठा सके। थैंक यू। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं वीडियो में नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस मॉलिक्यूल्स के द्वारा बने हुए हैं, इसी का स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। यानी जितने भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनसे मिल कर के ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका कुछ कुछ नेचर्स भी जानेंगे। वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। राइट। तो इसमें आप देखिएगा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बना हुआ होगा किसका। आप सिंपल ही जानते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बना हुआ होगा किसका, कंपाउंड्स का बना हुआ होगा। ठीक है। वी परफॉर्म एनालिसिस, तो हम लोग प्लांट के टिश्यू को या एनिमल टिश्यू को उसके माइक्रोबियल पेस्ट के थ्रू जो है एनालिसिस करेंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि होंगे कार्बन्स, हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स और भी कई तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं उसके ऑब्टेंट से प्राप्त होते हैं। राइट। सेम वे में यदि हम नॉन लिविंग को देखें तो वो भी अर्थ पे जितना भी नॉन लिविंग है उसको भी यदि स्टडी कीजिएगा तो आपको वही एनालिसिस मिलेगा जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, क्लोजली रिलेवेंट हैं। उसका भी यदि एनालिसिस आप कीजिए, केमिकल एनालिसिस, तो आपको कार्बन दिखाई पड़ेगा, हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा और कुछ एलिमेंट्स भी आपको इसमें दिखाई पड़ सकते हैं हायर देन अर्थ क्रस्ट में। राइट। तो अब हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लेंगे और उसके बारे में उसको डिस्कस उसके एनालिसिस करने जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उस कंपाउंड को हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो उस कंपाउंड्स में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल टिश्यू को लेकर के और उसके बारे में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आप यदि एनिमल टिश्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले तो एनिमल टिश्यू को लीजिए और एक कंटेनर में ले करके उस एनिमल टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंडिंग कीजिए। राइट। ग्राइंडिंग करने के बाद आप जब उसे ग्राइंडिंग कीजिएगा तो उसको क्या कीजिए, ग्राइंडिंग करने के बाद जो है उसे एक कॉटन क्लॉथ ले करके और उसे जैसे चाय बनाया जाता है तो चाय बनने के बाद क्या होता है, उसे फिर से फिल्ट्रेट छान दिया जाता है, पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन बनेगा उस एसिड के साथ ग्राइंडिंग करने के बाद तो उस सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको छान देना है यानी फ़िल्टर कर देना है। फ़िल्टर करने पे आपको दो पार्ट नज़र आएगा। एक पार्ट तो वो होगा जो कि चाय में जो कि उस एसिड में डिसॉल्व हो गया होगा और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि आपको कॉटन क्लॉथ में नज़र आने जा रहा है। तो जो पार्ट को आपको कॉटन क्लॉथ के अंदर नज़र आएगा उसे हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स कहेंगे। राइट। मैक्रोबायोमल या उसी को हम लोग मैक्रोबायोमोलेक्यूल्स कहेंगे।
उस जो कि कॉटन क्लॉथ में होगा उसमें जनरली देखा जाता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, आपको ज़्यादा दिखने जा रहा है, 800 डाल्टन से आपको ज़्यादा दिखेगा। और जो मॉलिक्यूल्स आपको फिल्ट्रेट यानी एसिड के में सॉल्युबल होगा और वो नीचे चला गया होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप देखिएगा कि जो 800 डाल्टन से 1000 डाल्टन से कम होने जा रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल कहने जा रहे हैं। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, इसलिए वो सॉल्यूशन में क्या होगा, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा वो आपको सॉल्यूशन में इजीली डिजॉल्व नहीं होने जा रहा है, राइट। लेकिन आप देखिएगा कि जो लिपिड की कहानी बहुत ही अजीब है। लिपिड में आप देखिएगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन ही पाया जाता है, बट वो क्या होता है कि जो वो मैक्रो मॉलिक्यूल के श्रेणी में आ जाता है, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है उसके श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल के पास एक अजब टेंडेंसी होता है, क्योंकि वो जब मेम्ब्रेन के साथ रहता है और जब वो टूटता है तो ग्लोब्यूल का फॉर्मेशंस कर लेता है, यानी वेस्किल का फॉर्मेशंस कर लेता है। और वेस्किल के फॉर्मेशंस करने के साथ ही उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाने की वजह से वो क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल के श्रेणी में आ जाता है, राइट। अब हम लोग जो है एसिड के सॉल्युबल पार्ट को देखेंगे कि आखिर इस सॉल्युबल पार्ट में क्या क्या है। तो सॉल्युबल पार्ट को देखने से पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्युबल पार्ट को स्टडी करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भी एसिडिक के सॉल्युबल में सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होने जा रहा है, वो ऑर्गेनेल्स आपको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जो भी मैक्रोमोलेक्यूल प्रेजेंट होने जा रहे हैं ऑर्गेनेल में, तो आप देखिएगा उसे हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पूरे मैक्रोमोलेक्यूल, पूरे बायोमोलेक्यूल्स को हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, वो जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं और वो जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट आप देखिएगा कि 1000 डाल्टन से कम होने जा रहा है, वो एसिड में सॉल्युबल प्रेजेंट होगा। तो उसमें आपको प्रेजेंट उसमें जो कंपाउंड्स होंगे वो हो सकता है आपको एमिनो एसिड्स हो सकता है, नाइट्रोजन बेसेस हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड हो सकता है। और वो जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है बल्कि आपको कॉटन क्लॉथ था उसके ऊपर आपको रिटेंटेड जो थे उसके फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप देखिएगा कि 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा और वो एसिड में इनसॉल्युबल पार्ट होगा। और वो मॉलिक्यूल कौन कौन सा हो सकता है, तो वो जितने भी मोनोमर्स थे उसके डायमर यानी प्रोटीन पाए जा सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पाए जा सकते हैं और पॉलीसेकेराइड पाया जा सकता है उस रिटेंटेड में, राइट। कुछ खास पॉइंट्स दिए गए हैं इसके बारे में, आप ये देखिएगा कि जो लिपिड्स के बारे में आप देखें ही हैं कि जो लिपिड्स जो है अजब तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, वो तो है बट माइक्रो मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो पाया जाता है किस में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस के अंदर वो पाया जाता है। वेस्किल फॉर्मेशंस की वजह से वो इसके अंदर पाया जाता है। जब आप किसी लिविंग टिश्यू को स्टडी देखिएगा तो आप उसमें पाइएगा कि जो स्टडी करने के बाद आपको मिलेगा कि जो उसमें जो है 70 से 90% आपको वाटर दिखने जा रहा है, 10 से 15% प्रोटीन दिखेगा और 3% लगभग कार्बोहाइड्रेट दिखेगा, 2% जो है आपको प्रोटीन दिखने लिपिड दिखने जा रहा है और 5 से 7% आपको न्यूक्लिक एसिड दिखने जा रहा है, ठीक है। और 1% में जो है आपको अदर जितने भी आयंस हैं वो आपको दिखने जा रहे हैं, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं इनऑर्गेनिक इस तरह से, तो हम लोग ने ये ऑर्गेनिक एनालिसिस किया लिविंग टिश्यू के। अब हम लोग इनऑर्गेनिक एनालिसिस करना चाहते हैं कि आखिर वो इनऑर्गेनिक कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक एनालिसिस करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको किसी भी लिविंग टिश्यू को लेना होगा और उसे
वेट कर लेना होगा। वेट करने के बाद है जो उसे क्या करना होगा, अच्छे से ड्राई कर देना होगा। अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर से आपको वेट कर लेना होगा। उसमें जो भी वाटर होगा वो ड्राई करने के बाद क्या होगा तो वो आराम से वेफर के फॉर्म में उड़ गया होगा। बट उसके बाद फिर से जब आप वेट कर लीजिएगा तो कितना इसमें वाटर था वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट में क्या करना है, तो नेक्स्ट में क्या करना है, उसे हम लोग जला देंगे। जलाने से क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जानते हैं कि वो एयर के प्रेजेंस में यदि बर्न करता है तो वो बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा गैस के फॉर्म में, और जो है वाटर फॉर्म करने जा रहा है। इससे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो हट जाएंगे और जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो उस राख जो बचा होगा उसमें पाया जाएगा। तो राख होगा उसमें पाया जाएगा। तो राख में पाए जाने वाले कंपाउंड्स को क्या करेंगे, आप डिफरेंट सॉल्यूशंस में पास आउट करेंगे और डिफरेंट ये रिएजेंट का हम लोग यूज़ करेंगे और उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में आपको मिलेगा सल्फ़र मिलेगा, फॉस्फेट मिलने जा रहा है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होगा उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के फॉर्म में एसेंशियल एलिमेंट्स जो होंगे वो मिलेंगे। राइट, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से मेथड के थ्रू हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट था, और इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए हम लोगों ने ये देखा कि जो इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होने जा रहे हैं। तो उसमें मेनली एलिमेंट्स जो होगा हाइड्रोजन आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखिएगा और अर्थ क्रस्ट में देखिएगा तो अर्थ क्रस्ट में आपको हाइड्रोजन जो होगा वो 0.14% पाया जाएगा बाय वेट यदि बात करें तो, और ह्यूमन बॉडी में देखिएगा तो हाइड्रोजन जो है 0.5% बाय वेट दिखने जा रहा है। यदि कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन जो होगा लिविंग अर्थ क्रस्ट में आपको 0.03% दिखेगा। वहीं ह्यूमन बॉडी में बात किया जाए तो ह्यूमन बॉडी में देखिएगा कि 18.5% जो होगा बाय वेट कार्बन पाया जाएगा। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो एटमॉस्फेयर में आपको बाय वेट ऑक्सीजन जो है आपको 46.6% दिखेगा। वही आप ह्यूमन बॉडी में देखिएगा तो ह्यूमन बॉडी में आप ये देखिएगा कि ऑक्सीजन जो है 65% पाया जाएगा। यही नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन जो होगा बहुत ही कम अमाउंट में आपको अर्थ क्रस्ट में दिखने जा रहा है, चूँकि ये जितने भी होंगे वो गैसेस के फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में देखिएगा तो ह्यूमन बॉडी में 3.33% जो है आपको दिखेगा नाइट्रोजन बाय वेट। वही सल्फ़र की बात किया जाए तो सल्फ़र जो होगा प्रेजेंट होगा 0.03 पाया जाएगा और ह्यूमन बॉडी में देखिएगा तो ह्यूमन बॉडी में भी 0.3% आपको दिखने जा रहा है। वहीं सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम जो होगा 2.8% आपको दिखेगा। वहीं ह्यूमन बॉडी में देखिएगा तो ह्यूमन बॉडी में ये सोडियम जो होगा वो 0.2% दिखने जा रहा है। यानी कैल्शियम की बात किया जाए तो कैल्शियम जो आपको अर्थ क्रस्ट में आपको 3.6% दिखाई पड़ेगा। वहीं ह्यूमन बॉडी में देखिएगा तो ह्यूमन बॉडी में आपको कैल्शियम जो है 1.5% दिखने जा रहा है। यहीं सिलिकॉन की बात किया जाए तो सिलिकॉन आपको अर्थ क्रस्ट में जो है आपको दिखाई पड़ेगा 27.7%। यहीं ह्यूमन बॉडी में बात किया जाए तो ह्यूमन बॉडी में आपको सिलिकॉन जो है नेग्लिजिबल अमाउंट में दिखाई पड़ने जा रहा है। राइट, और यदि इनऑर्गेनिक एनालिसिस कंस्टिट्यूएंट बात किया जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे सोडियम प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम हो सकते हैं और मैग्नीशियम्स होंगे और वाटर वेपर्स होंगे, और कंपाउंड्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट होंगे वो आपको सोडियम क्लोराइड दिखाई पड़ेगा और सोडियम कार्बोनेट्स होगा, फॉस्फेट होगा और
सल्फेट का सॉल्ट दिखने जा रहा है। नेक्स्ट जो आप देखिएगा मैक्रोमोलेक्यूल्स और माइक्रोमोलेक्यूल्स जो होगा वो आप देख लिए। अब हम लोग जो हैं वाटर सॉल्युबल मोस्ट अबंडेंट केमिकल्स, वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल्स जो है पाया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो हम अब लोग एक एक करके देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लें कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, इसके बारे में जान ले। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आप ये देखिएगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। और ये जो है आपको ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होगा प्रोडक्ट थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बायोमॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे वो आपको पाए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो हो सकते हैं क्या, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं और क्लोरोफिल हो सकते हैं, हीम हो सकते हैं, एटीसी जो होंगे ये हो गए आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में होंगे। और ये मेटाबोलाइट्स जो होगा वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो पूरा करने में हेल्प करेगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो होगा, क्लोरोफिल जो होगा फोटोसिंथेसिस के रूप में करने में रिक्वायरमेंट आने जा रहा है। बट रेस्पायरेशंस में जो है आपको इसी तरह हीम आने जा रहा है रिक्वायरमेंट में। प्रोटीन सिंथेसिस में आपको एमिनो एसिड्स रिक्वायरमेंट में आएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म्स में हेल्प करने जा रहा है। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होगा मतलब कंबाइन करके और जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसे हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होगा आपको इस टेबल में आपको दिखाया गया है, जैसे कि पिगमेंट्स होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। जैसे पिगमेंट्स जो होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स होगा और एंथोसाइनिन दिखाई पड़ेगा। अल्कलॉइड के फॉर्म में होगा क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि मॉर्फिन हो जा रहा है, कोडेनिन जो होगा आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। ये इसेंशियल ऑयल के रूप में आप ये देखिएगा तो लेमन ग्रास ऑयल्स जो है आपको दिखाई पड़ना। टॉक्सिन्स के फॉर्म में देखिएगा तो एराबिन और रेजिन आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। यहीं लैक्टिन के फॉर्म में देखिएगा तो लैक्टिन में आप ये देखिएगा कि जो आपको ये दिखाई पड़ने जा रहा है। ड्रग्स के फॉर्म में देखिएगा तो ड्रग्स में आपको विटामिन और दिखाई पड़ेगा। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस के फॉर्म में आपको रबर और गम दिखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा मेनली सोर्स होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनर्जी के फॉर्म में, इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो है कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड जो होगा कार्बोहाइड्रेट वो बना हुआ होगा कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। बट इसमें कुछ और कंपाउंड्स जो होंगे वो पाए जाएंगे, ये पाए जा सकते हैं। बट प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो था कार्बोहाइड्रेट का वो बोला गया था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा वो बना हुआ होगा कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। और इसका रेशियो जो होगा इस कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और कार्बन का जो होगा रेशियो होगा वो 1:2 के फॉर्म में पाया जाएगा, राइट। और ये बोला गया था जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हाइड्रेट होता है किसका, कार्बन का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और इसी तरह से इसका जनरल फार्मूला दिया गया था CxH2O, एक्स और वाई जो है कॉफिशिएंट है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया था। बट नेक्स्ट ऐसा कुछ कंपाउंड्स आया जो कि इस फार्मूला को तो फॉलो करता था बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं था। जैसे कि आप देखिएगा तो फॉर्मिक एसिड्स में आप देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड में आप ये देखिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड का आप यदि जनरल फार्मूला देखें तो ये पाया जाता है जनरल फार्मूला CH2O, ये जो है इस फॉर्म में पाया जाएगा। कार्बन एक है और H2O
1 यानी 1:1 के फॉर्म में है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बट ऐसा ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। इसी तरह एसिटिक एसिड होता है जो कि इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है। ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि इस फार्मूला को तो सेटिस्फाई करते हैं बट कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं। बट उसके बाद जो है इस कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया गया और फिर से जो है कम कार्बोहाइड्रेट को डिफ़ाइन करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है कार्बोहाइड्रेट को डिफ़ाइन किया गया कि जो वो कंपाउंड्स जिसके पास जो है पॉलीहाइड्रोक्सी या तो अल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सॉल्युबल होगा वाटर में, कार्बोहाइड्रेट की यदि प्रॉपर्टी देखिएगा तो ये जो होगा वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा। और ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो आपको दिखाई पड़ेंगे कि सॉल्युबल होगा वाटर में। टेस्ट में आपको स्वीट दिखाई पड़ेंगे और इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर कहते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा मेन सोर्स पाया जाएगा एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि नॉर्मल मैन में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाएगा आपको 55.65% जो होगा एनर्जी अवेलेबल होगा इस कार्बोहाइड्रेट से। राइट। जो कि इंटेक करेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फूड के रूप में इसे लेने जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग बात करें तो अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जो है क्लासिफाई करते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं उसमें आप ये देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट पे के बेसिस पे जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, का मोनोसेकेराइड, पॉलीगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हम लोग मोनोसेकेराइड उसको बोलते हैं जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड बोलेंगे। यानी हाइड्रोलिसिस के बाद आफ्टर हाइड्रोलिसिस उससे छोटा यूनिट कार्बोहाइड्रेट का नहीं फॉर्म होगा, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड बोलेंगे। और यहीं आप देखिएगा ओलिगोसेकेराइड के बारे में, तो ओलिगोसेकेराइड्स जो होगा इसमें कार्बन की संख्या जो होगा आपको इसमें ये जो है इसके ये जो है बना हुआ होगा 2 to 9 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड के मिलने से ये ओलिगोसेकेराइड बना हुआ होगा। यानी सिंपली ये कह सकते हैं कि जो ओलिगोसेकेराइड को यदि हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको 2 से 9 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड मिलने जा रहा है। यदि आप पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करें तो पॉलीसेकेराइड की यदि हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो ये जो है आपको उसके बाद मिलने जा रहा है बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलने जा रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड्स जो है वो बना हुआ होगा बहुत सारे मोनोसेकेराइड के मिलने से। तो सबसे पहले हम लोग मोनोसेकेराइड के बारे में देख लें। तो मोनोसेकेराइड के बारे में आप ये देखिएगा कि ये मोनोसेकेराइड्स जो होगा वो सिंपल शुगर होने जा रहा है, यानी इसका हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड कहेंगे। जनरली इसका फार्मूला जो होगा X और मोस्टली इक्वल हो जाएगा Y के, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो होगा मोनोसेकेराइड में जनरली आपको सेम देखने जा रहा है। फर्स्ट स्टेप जो होगा इस मोनोसेकेराइड के ऑक्सीडेशन का वो होगा क्या, फॉस्फोराइलेशन होगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जितना भी मोनोसेकेराइड्स होगा वो आपको मिल सकता है D फॉर्म और L फॉर्म। ये जो है उसका एक D और L हो जो होता है कैपिटल में लिखा जाता है, वो है इसका कॉन्फ़िगरेशंस। लेकिन ये जो है ये है आइसोमर होता है, एक D आइसोमर और एक L आइसोमर्स होता है। राइट। एक्सेप्ट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ करके जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो है आपको D और L फॉर्म में दिखने जा रहा है। राइट।
नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एयर सैकेराइड्स जो होगा इज नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो आइदर ये मोनोसैकेराइड्स जो होगा या तो ओपन चेन के फॉर्म में पाया जा सकता है या क्लोज रिंग के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ सकता है, राइट। और यदि वो रिंग के फॉर्म में हुआ तो 2 प्रकार के रिंग्स जो होगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉसिबल होता है। एक जो होगा 5 मेंबर का यदि रिंग होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फुरानोज रिंग। और यदि 6 मेंबर का रिंग फॉर्म करने जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरानोज रिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि पैरानोज एंड फुरानोज नेम जो है ये हावर्थ के थ्रू दिया गया था, राइट। नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि जो ये एनोमर के बारे में आप ये देखिएगा कि जो एक्वस फॉर्म में जब ये मोनोसैकेराइड्स जाएगा साइक्लिक फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में जाएगा तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज के पोजीशंस के सबसे लास्ट पोजीशंस में पे जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो फर्स्ट कार्बन पे अटैक करता है और उसके बाद जो है आपको रिंग का फॉर्मेशंस करता है। तो उस फर्स्ट कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ईपीमर के बारे में आप ये देखिएगा कि ईपीमर जो होता है फॉर्म होता है एज ए रिजल्ट इन डिस्चार्ज। देखिएगा कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो प्रेजेंट होगा, दूसरा कार्बन या तीसरा कार्बन या चौथा कार्बन जो होगा ग्लूकोज के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईपीमर कहते हैं, उसी एनोमेरिक फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर सबको दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि ये देख ली और यहीं ग्लूकोज का एक ये स्ट्रक्चर्स है और मैनोज का ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें तो मोनोसैकेराइड्स जो होगा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स जो होगा प्रेजेंट होगा, तो ऐसे मोनोसैकेराइड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्डोज कहते हैं, जिसका उदाहरण हो जाएगा PgAl, एरिथ्रोज, राइबोज, एराबिनोज, डिऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, एल्डोज इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। यहीं आप मोनोसैकेराइड्स में यदि फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाएगा तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी, DHAP हो जाएगा, और इसका हो जाएगा थ्रियोज, और ये हो जाएगा राइबोज, और नेक्स्ट जो होगा वो जेलुलोज। इसी तरह से और भी ग्रुप है, फ्रक्टोज हो जाएगा और स्यूडोहेप्टलोज जो होगा इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिए कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे वो आपको जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, और यदि रिड्यूसिंग शुगर होंगे तो उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो होगा वो रिड्यूसेबल होने जा रहा है, तो उसे हम, और वो जो है रिड्यूस करेगा आपको कॉपर 2+ से जो है कॉपर 1 फॉर्म में रिड्यूस करेगा। तो ऐसे हम लोग शुगर को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहने जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि उसका एक प्रॉपर्टी होता है इसकी बेसिक टेस्ट जो होगा वो देगा, या फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देने जा रहा है जितने भी मोनोसैकेराइड होगा वो, यदि रिड्यूसिंग शुगर होंगे तो, ठीक है। ग्लूकोज होगा प्रेजेंट होगा इन यूरिन में, आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो है हम लोग
मोनोसेकेराइड को उसके कार्बन के संख्या के बेसिस पे जो है मोनोसेकेराइड को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे तीन का यदि कार्बन की संख्या 3 है तो उस ऐसे मोनोसेकेराइड को हम लोग ट्रायोस कहते हैं। और इसका एग्जांपल सिंपल मोनोसेकेराइड होगा ये। और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, DHAP और PGAL हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इसका फुल फॉर्म होगा। और यदि कार्बन की संख्या 4 है तो इसका जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा उसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपको इरिथ्रियोज और थ्रियोज, इरिथ्रुलोज इसका एग्जांपल्स हो जाएगा और इरिथ्रियोज। और नेक्स्ट यदि कार्बन की संख्या 5 हुआ तो ऐसे मोनोसेकेराइड्स का एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, तो ऐसे मोनोसेकेराइड्स का एग्जांपल्स हो जाएगा आपको जेलुलोज, जेलुलोज, डीऑक्सीराइबोज, एराबिनोज और राइबोज और राइबुलोज इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। और यदि कार्बन की संख्या 6 तो ऐसे मोनोसेकेराइड का एग्जांपल्स हो जाएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा राइबोज जो होगा प्रेजेंट होने जा रहा है किस में, तो ये राइबोज जो होगा प्रेजेंट होगा आरएनए में, एटीपी में प्रेजेंट होने जा रहा है, एफएडी में प्रेजेंट होने जा रहा है, एफएमएन में प्रेजेंट होगा और एनएडी में प्रेजेंट होने जा रहा है। यहीं आप देखिएगा कि जो डीऑक्सीराइबोज जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है डीएनए में प्रेजेंट होगा। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा, ये जो है इसमें आप ये देखिएगा कि कार्बन जो होगा और ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं होगा, ये मोनोसेकेराइड का एक्सेप्शन माना जाता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो ग्लूकोज जो होगा पाया जाएगा आपको ग्रेप्स में पाया जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेप्स शुगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप्स शुगर कहते हैं। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा पाया जाएगा ब्लड में, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, और ग्लूकोज के बारे में ये देखा कि ग्लूकोज जो होगा वो मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेट के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये जो है पीपीएल लाइट को जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोज के नाम से जाना जाता है ये ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट होगा और मोर अबंडेंट होगा ये फ्रक्टोज किस में, तो होने में यानी मधु में होने जा रहा है। और ये जो होगा वो स्वीट फ्रूट में आपको दिखेगा, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है ये। नेक्स्ट आप में देखिएगा कि ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसे हम लोग इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, लिवो रोटेटरी कहते हैं या इसे हम लोग लिवोस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा हम लोग देखने वाले हैं वो है गैलेक्टोज के बारे में। तो गैलेक्टोज के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा मोस्टली अबंडेंट होगा किस में, ब्रेन में, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा ये जो है कभी भी आपको फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाएगा गैलेक्टोज, ये जो होगा ऑलवेज पाया जाएगा आपको किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ये कंपाउंड सम कंपाउंड्स होगा इसका, और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, गैलेक्टोज। नेक्स्ट जो आप देखिएगा ये है स्यूडोहेपेटोस। स्यूडोहेपेटोस में आप ये देखिएगा कि जो
ये जो होगा लार्जेस्ट मोनोसेकेराइड्स होता है, और इसका कॉमन फार्मूला ये हो जाएगा, और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, स्यूडो हेप्टुलोज इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। तो ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में आप ये देखिएगा, ओलिगोसेकेराइड्स जो है जनरली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। ओलिगो का मतलब ये होता है कुछ, यानी इसके हाइड्रोलिसिस से कुछ मॉलिक्यूल्स आपको मोनोसेकेराइड्स मिलने जा रहा है। ये मोनोसेकेराइड्स की संख्या जो होगा आपको 2 से 10 होने जा रहा है। मोनोसेकेराइड इसके हाइड्रोलिसिस से मिलने जा रहा है, राइट। और ये एक मोनोसेकेराइड्स दूसरे मोनोसेकेराइड्स जो से जुड़े हुए होंगे किस बॉन्ड के थ्रू, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होंगे इसके मोनोसेकेराइड्स में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, किसके, तो अल्कोहलिक ग्रुप्स जो एक दूसरे में प्रेजेंट होंगे उससे ये रिएक्ट करेंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेंगे। और इस दौरान आप देखिएगा जो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होगा इसमें रिलीज होने जा रहा है। इसलिए ये जो होगा एग्जाम्पल होगा आपको कंडेंसेशन पॉलीमर। यदि आप पॉलीमर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो आप वहाँ भी देखे होंगे कि जो सेम इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, और वो सारा एग्जाम्पल्स हो जाता है किसका, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि व्हेन अनदर मोनोसेकेराइड्स यूनिट जो होगा फ्रक्टोज होगा और डायरेक्ट लिंक करेगा 1 to लिंकेज, तो वो शुगर जो बनेगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनने जा रहा है। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा जैसे कि सुक्रोज होने जा रहा है। और डाइसेकेराइड्स कंपाउंड्स जो होगा 2 मोनोसेकेराइड्स का बना हुआ होगा, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, माल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा और ट्रेहेलोज इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ऑल टाइप ऑफ डाइसेकेराइड्स जो होगा वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होने जा रहा है, स्वीट इन टेस्ट होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जैसे कि देखिए ये मॉलिक्यूल्स जो होगा मोनोसेकेराइड्स में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा इसका ये फ्री OH ग्रुप होगा पहले, और ये फ्री OH ग्रुप होगा, और ये दोनों आपस में जुट करके ये बीच में वो बन गया, और ये जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज़ किया। तो इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे माल्टोज के बारे में आप ये देखिएगा कि माल्टोज जो है मोस्ट कॉमनली जो है माल्ट शुगर कहा जाता है इसे। और इसमें आप ये देखिएगा कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो होगा ये स्टार्च डिस्क्रिप्शंस में, इसमें आप ये देखिएगा कि एक मोनोसेकेराइड्स दूसरे मोनोसेकेराइड्स जो होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होंगे, और दोनों यूनिट जो होगा वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर यूनिट होने जा रहा है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है गैलेक्टोज के बारे में। तो गैलेक्टोज के बारे में आप ये देखिएगा कि गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स जो है, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो लैक्टोज को जो है कॉमनली बोला जाता है क्या, तो लैक्टोज को कॉमनली मिल्क शुगर बोला जाता है। और इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसमें जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने जा रहा है, और इसका मोनोमर यूनिट्स जो होगा वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होने जा रहा है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो लैक्टोज मॉलिक्यूल जो होगा वो स्वीटेस्ट शुगर लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर होता है, यानी सबसे कम स्वीट इन टेस्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि इसमें ये जो होगा मैक्सिमम परसेंट इसमें जो होगा वो लैक्टोज जो होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है आपको 7% से कम दिखने जा रहे हैं।
नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में आप ये देखिएगा कि जो होता है वो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में पाया, और ये जो होगा शुगर जो होगा मेनली पाया जाएगा आपको सुक्रोज के फॉर्म में। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि सुक्रोज जो होगा इस ऑल्सो नॉन, इसको जो है इन्वर्टेड शुगर के नाम से भी जाना जाएगा ये। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा सुक्रोज को जो है कॉमनली कैन शुगर भी बोला जाता है या टेबल शुगर भी बोला जाता है, और कॉमन इसे जो है कॉमर्शियल शुगर के नाम से भी जाना जाता है ये। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिएगा कि ये जो होगा वो बना हुआ होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलकर के बना हुआ होगा, यानी इसका मोनोमर्स जो होगा वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो होगा इसका मोनोमर्स होने जा रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो है ट्रेलोज। ट्रेलोज के बारे में आप ये देखिएगा, ये ट्रेलोज जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है किस में, तो इसमें प्रेजेंट होने जा रहा है और इंसेक्ट में आपको ये दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा ये जो है ग्लाइकोसिडिक, एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुटा हुआ होगा, और इसमें जो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिए कि इसमें जो होगा 2 एनोमेरिक कार्बन फॉर्म होने जा रहा प्रेजेंट होगा, और 2 अल्फ़ा ग्लूकोज जो है जुड़ा हुआ होगा इसमें 1-1 लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ होने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड के बारे में आप ये देखिएगा कि ये पॉलीसेकेराइड्स कंपाउंड्स जो होगा वो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड के मिलने से ये पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशंस होगा। इसका सफिक्स जो होगा वो एन होने जा रहा है, और एडिशन जो होगा देयर नेम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लक्टेन कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि पेंटोज शुगर सेकेराइड जो होगा इसमें वो इस नाम से जाना जाएगा। और नेक्स्ट फॉर्म में आप ये देखिएगा कि जो